Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a defense counsel in Allahabad High Court and today I am going to discuss with you the concept of section 317 of the Indian Penal Code. अर्थात आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा वो टॉपिक गवर्न करता है सेक्शन 317 के इंडियन पिनल कोड के तहत। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 317। आखिर सेक्शन 317 का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है, पूरा का पूरा इसको फ्रेम करने के पीछे इंटेंशन क्या था, उन सारी चीजों के ऊपर वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का जिक्र आपके साथ में करना चाहूंगा ताकि इस सेक्शन को हम एक बेहतरीन तरीके से समझ सके। अगर आप सेक्शन 317 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आप उन शब्दों के मतलब को समझे और 317 के सेक्शन को ध्यान में रखते हुए उनके एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन को भी समझने की कोशिश करें। अगर हम 317 सेक्शन को देखते हैं तो उसके अंदर हमें 3 शब्द देखने को मिलेंगे। हालांकि तीनों शब्दों का मतलब लगभग सेम सा ही है, लेकिन बावजूद उसके अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पहला शब्द आपके सामने आएगा एक्सपोजर के रूप में, दूसरा शब्द आपके सामने आएगा अमेंडमेंट के रूप में और तीसरा शब्द आपके सामने आएगा लीव के रूप में। अगर हम एक्सपोजर का मतलब देखें तो एक्सपोजर शब्द को कई बार आपने अपने दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन में सुना होगा कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा या मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। अब सवाल यहां पर यह है कि जब आप किसी का भांडा फोड़ते हैं या जब आप किसी को एक्सपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको एक खतरे की तरफ बढ़ाते हैं या आप उसको खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो ये शब्द है एक्सपोजर, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी एक्ट की वजह से अब वो व्यक्ति कम से कम खतरे की ओर बढ़ रहा है या वो व्यक्ति अब खतरे की सीमा के अंतर्गत आ गया, यानी कि वो खतरे में है। और इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन इस शब्द का यही है कि आपने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया जिस एक्ट की वजह से वो व्यक्ति जो अब तक खतरे में नहीं था लेकिन अब क्या हुआ, वो खतरे में आ गया। दूसरा जो शब्द है वो बात करता है अबैंडनमेंट की, यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति का त्याग देते हैं, यानी कि आप उसको छोड़ देते हैं, यानी कि अब आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। और तीसरा शब्द जिसका जिक्र मैंने यहां पर नहीं किया है वो शब्द एक सिंपल सा है जिसको हम बोलते हैं लीव, यानी कि छोड़ देना। मैंने तुमको छोड़ दिया है, अब मेरा तुमसे कोई भी लेना देना या कोई भी वास्ता नहीं है। दूसरी बात यहां पर आपको समझने की जरूरत है, यहां पर जिस पर्सन या जिस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसको या तो एक्सपोज किया जा रहा है, जिसको या तो त्यागा जा रहा है या जिसको यहां पर छोड़ा जा रहा है, उस पर्सन की जो उम्र है वो 12 साल से कम की है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो पर्सन नहीं बल्कि वो क्या है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है और उस बच्चे की उम्र क्या है, 12 साल से कम की है। अब सवाल ये है कि वो जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी देखभाल, उसकी टेक केयर, उसकी कस्टडी का राइट किसके पास होता है या कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उस बच्चे की देखभाल करते हैं। तो यहां पर जिक्र किया गया है बाई पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब यहां पर उसके नेचुरल पेरेंट्स से है, यानी कि उसके माता पिता से है। दूसरी बात यहां पर एक वाक्य और है जिसका मतलब है पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक माता पिता ही अपने बच्चों का ध्यान रखे, माता पिता के अलावा और भी लोग हो सकते हैं जो उस बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि शायद उनको यह जिम्मेदारी सौंपी हो कि यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। अब हम थोड़ा सा हिंदू लॉ की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर अगर आपने गार्जियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो गार्जियन के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास सामान्यतः जिम्मेदारी आती है किसी बच्चे की प्रॉपर्टी या बच्चे को टेक केयर करने की। तो उसके अंदर आपने नेचुरल गार्जियन शब्द भी सुना होगा, लीगल गार्जियन भी सुना होगा, डी फैक्टो भी सुना होगा, डी ज्यूरे भी सुना होगा और कुछ ऐसे भी लोगों का जिक्र सुना होगा जिनको बाकायदा कोर्ट अपॉइंट करती है कि नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। और यहां पर कोर्ट का जो पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि
अगर कोर्ट को लगता है कि जो इस बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स हैं या जो नेचुरल माता पिता हैं या जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है, अगर वो इस बच्चे की बेहतर तरीके से टेक केयर नहीं कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कस्टडी या टेक केयर उन्हीं को दी जाएगी। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। एज अर्लियर आई टोल्ड यू, द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ द लॉ। अब यहां पर जिस बच्चे को छोड़ा जा रहा है या जिस बच्चे को त्यागा जा रहा है या जिस बच्चे को एक खतरे में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसके अंदर पूरा का पूरा उस व्यक्ति का इंटेंशन है। और वो व्यक्ति माता पिता हो सकते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास उस बच्चे की टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई हो। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो बात करता है कि पनिशमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर इस सेक्शन को आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो है मैक्सिमम 7 साल तक की सजा भी मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सजा ना दी जाए, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइन भी मिले और उसके साथ साथ इंप्रिजमेंट मिले। तो फिलहाल ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस की कि अगर आपको सेक्शन 317 को गंभीरता और बारीकी से समझना है तो कम से कम आपको इन 4-5 पॉइंट के बारे में डिटेल जानकारी पता होनी चाहिए कि बच्चे को त्यागने का, छोड़ने का या किसी खतरे में डालने के लिए 3 शब्दों का यूज किया गया है, वो ये शब्द हैं। दूसरी बात, बच्चे की उम्र 12 साल से कम की होनी चाहिए, यानी कि अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा की है तो वहां पर ये जो सेक्शन 317 है ये अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। दैट मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्शन, सेक्शन 317 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, द एज ऑफ द चाइल्ड इज मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। दूसरी बात, यहां पर उस बच्चे को जो भी व्यक्ति खतरे में डाल रहा है या जो भी उसको छोड़ रहा है या जो भी उसकी टेक केयर उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करनी चाहिए और उसको उसने पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कौन होने चाहिए? या तो पेरेंट्स होने चाहिए यानी कि माता पिता, और या तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको कि उस बच्चे की उचित देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो डी फैक्टो हो, डी जूरो हो या कोई भी हो, जिनको की जिम्मेदारी दी गई है, वो जो भी एक्ट कर रहे हैं उस बच्चे को चाहे एक्सपोज करने का, चाहे अबॉन्डन करने का या चाहे लीव करने का, वो पूरे के पूरे इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। तो आइए अब हम इस सेक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेक्शन 317 कहता क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन व्हिच इज गोइंग टू बी कन्वेड विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 317 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये सेक्शन कहता है कि जो कोई भी, चाहे वो पिता हो या माता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि उस बच्चे की उचित देखभाल की कस्टडी सौंपी गई थी, और अगर वो बच्चा जिसकी उम्र 12 साल से कम की है, दैट मीन्स द एज ऑफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को खतरे में डाल देता है या छोड़ देता है या उसका परित्याग कर देता है और किसी भी ऐसी जगह पर छोड़ देता है, और छोड़ने के पीछे उसका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल क्लियर था, उसने साफ साफ ये मेंसिया डेवलप कर रखी थी कि अब मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूं, अब इसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रिज्यूम करती है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 12 साल से कम की होती है किसी भी ऐसी जगह पर छोड़ देता है या उसका परित्याग कर देता है या उसको पता है कि वहां पर खतरा है, डिस्पाइट ऑफ दैट वहां पर जाके बच्चे को छोड़ देता है या अपना पूरा का पूरा ध्यान वहां से हटा लेता है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा अपराध किया है जो सेक्शन 317 के दायरे के अंदर आता है। तो अगर ट्रायल के दौरान अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है कि यस दैट पर्सन इज हैविंग a responsibility to take care of that child who is below the age of 12 years, either those kind of persons like a natural guardian, de facto, de jure and whatever, and ultimately that will be decided by the competent court who is going to play the role of the guardian in context to that particular child। तो जाहिर सी बात है यहां पर उस व्यक्ति को जो कानून सजा देता है वो सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। दूसरी बात,
या तो सजा नहीं मिलकर उसके ऊपर फाइन डाला जाएगा और या दोनों ही चीजें होंगी। और ये जो ऑफेंस है ये पूरा का पूरा एक संज्ञेय अपराध है, दैट मीन्स दिस इज अ कॉग्निजेबल इन नेचर। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स इन दिस सेक्शन बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि द मोमेंट आपको अरेस्ट किया जाता है और अगर आप थाने के अंदर ही सारी की सारी बेल की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको कंप्लीट कर देते हैं तो यू शैल बी रिलीज्ड। अगली बात यह है ये जो ऑफेंस है ये एक नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसके बीच समझौता हो ही नहीं सकता है। हालांकि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस भी होते हैं वहां पर भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि समझौता अगर होगा भी तो भी वो होगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की इजाजत की जरूरत आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर नॉन कंपाउंडेबल का जिक्र होता है, दैट मींस ऑफेंडर दे विल हैव टू फेस द इंटायर ट्रायल, उसको पूरा का पूरा ट्रायल फेस करना होगा। उसके बाद ही कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट दे विल डिसाइड कि वेदर द पर्सन शुड बी अक्विटेड और शुड बी कन्विक्टेड। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन के पार्ट को ऐड किया गया है और उस पार्ट के अंदर एक छोटी सी चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है और जिसका ऑब्जेक्ट क्या है कि लेट सपोज अगर कोई माता पिता है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उस बच्चे को टेक केयर या उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी और वो जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है, यानी कि उस बच्चे को छोड़ देता है जिसकी टेक केयर की जिम्मेदारी उसकी है। कब तक? जब तक कि वो बच्चा कम से कम 12 साल का पूरा नहीं हो जाता है। अब उस वक्त उसकी जो मेंसिया थी वो सिर्फ ये थी कि अब इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूं एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेक्स्ट टू द टेक एंड केयर इन रेस्पेक्ट टू दैट चाइल्ड। अब सवाल यहां पर यह है कि कुछ वक्त के बाद अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है या कोई भी एक्सीडेंट उसके साथ कमिट हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस रेस्पेक्टिव ऑफेंस के भी चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे और आपको ये ट्रायल फेस करना होगा। और अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो ट्रायल फेस करने से नहीं रोक सकती है जिसके अंदर या तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा मर्डर का और या तो लग सकता है कल्पेबल होमिसाइड का, जिसका जिक्र सेक्शन 299 और 300 में किया गया है। भले वहां पे आप लाख चीखते रहे चिल्लाते रहे कि योर लॉर्डशिप वी डू रिस्पेक्ट, मेरा इंटेंशन उस बच्चे की मृत्यु कारित करने का तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं उससे परेशान हो गया और इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, तो कोर्ट आपकी इस बात को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर किसी भी हालात में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर you should be prepared कि you will have to face a trial either under section 299 और 300 of the Indian Penal Code। तो यहां पर आप इस बात को बहुत ही बारीकी से और गौरपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक बच्चा 12 साल की उम्र को पूरा नहीं कर लेता है, अगर आप उसके पेरेंट्स हैं या अगर आपको उस बच्चे की कस्टडी सौंपी गई है तो आपको उस बच्चे की टेक केयर पूरी ही ईमानदारी से करना होगा और आपके एक्ट से ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने अपने पार्ट पर कोई गलती की है। दैट मीन्स while taking care your intention must be a bona fide, not in a mala fide। So this is the whole concept in context to section 317 of the Indian Penal Code। Thank you so much to all of you।